नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल क्या चल रही है और के पाठक और पटना के डीए में कितना बढ़ गया है विवाद, मौसम का हाल क्या है, सर्दी का कैसा सितम जारी है, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए क्या आई है बड़ी खबर, तो वहीं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, वार्ड सदस्य, मुखिया और सरपंच और बिहार के छात्र छात्राओं के लिए क्या आई है बड़ी खबर। गांव की सरकार को लेकर क्या कुछ चल रही है, वहीं निविदा पर बहाल, नियोजन पर बहाल कर्मियों के लिए क्या निकल कर आई है बड़ी खबर। तो सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें सदस्यता संख्या बढ़ती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार की पहली और बड़ी खबर करते हुए खुशनुमा है, बड़ी खुशखबरी है और बिहार के लिए गौरव की बात है। जैसा कि आप नाम जानते हैं कर्पूरी ठाकुर का, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। मोदी सरकार को भारत रत्न देने का ऐलान मोदी सरकार ने किया है। मरणोपरांत भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जो हैं पिछड़ों के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। न्याय के प्रतीक थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। एक शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं और एक बड़े राजनीतिज्ञ के रूप में भी। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि इनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता रहा है। तो यह बिहार के लिए गौरव और शान की भी बात है कि बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न मिलेगा। तो वहीं राजनीतिक में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसा कि कहा जा रहा था कि 22 जनवरी के बाद बिहार में राजनीतिक बदलाव आएंगे, तो अब दिखने लगा है, या सही है या गलत, लेकिन खबर निकल कर आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार के राज्यपाल से अचानक जाकर मिले और मिलने के बाद जब राज्यपाल से मिलने गए तो उनके साथ में जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी भी साथ थे। लेकिन सीएम राज्यपाल से मिले, उसके बाद वह मौन धारण कर लिए हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो आखिर क्या संकेत है राजनीतिक क्षेत्र में? क्या सचमुच में बिहार की सत्ता एक बार फिर बदलेगी? क्या बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर पलटी मारेंगे? जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जदयू भाजपा के साथ आएगी। लेकिन फिलहाल कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिसके कारण मुख्यमंत्री अभी फिलहाल भाजपा के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। लेकिन यह कयास और तेज हो गई है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मंगलवार को मिले, यानी कि बीते दिन। इधर आपको बता दें कि के पाठक और पटना के डीएम दंडाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर के बीच विवाद और बढ़ गया है। साफ शब्दों में कहा गया कि अगर जो भी स्कूल खोलेंगे उन पर कार्रवाई होगी, जेल भेज दिए जाएंगे। सचमुच में यह डीएम का पावर होता है कि स्कूल बंद हो या खुले, उनके आदेश का पालन करना होता है। जानकारों का मानना है कि डीएम के आदेश के न मानने पर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, यह तय है। लेकिन कहा गया कि नहले पर दहला, जहां बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूल बंद करने से पहले शिक्षा विभाग से आदेश लेना होगा, तब जाकर स्कूल आप बंद कर सकते हैं, सभी जिलाधिकारियों के लिए निकाला गया था। अब पटना के डीएम साहब ने जब 23 तक स्कूल बंद करने की पत्र निकाला तो शिक्षा विभाग से एक और पत्र निकली और कहा गया डीओ साहब को कि सभी स्कूल को खुलवाएं, क्योंकि पटना के डीएम ने शिक्षा विभाग से कोई आदेश नहीं लिया था।
हालांकि कानून के पाठ डीएम साहब पढ़ा रहे हैं, बता दिए हैं। और अब नहले पर दहले की बात यह हो गई कि एक बार फिर से पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक आदेश पत्र निकाला है और सर्दी को देखते हुए, कनकनी ठंड को देखते हुए विद्यालय को 25 तक बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया। तो है ना, नहले पर दहला। सही कौन है, गलत कौन है, इसके फेर में हम नहीं हैं, हम लोग नहीं हैं, लेकिन सचमुच में सर्दी तो है और बच्चों के ख्याल से स्कूल बंद होना भी चाहिए। तो इस प्रकार से बिल्कुल पटना के डीएम ने एक बार पहल की है और विभिन्न जिलों से भी यह मांग आम लोगों से लेकर शिक्षकों तक भी उठने लगी है कि स्कूल विभिन्न जिलों में भी बंद हो, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की संख्या भी कम पड़ रही है और ठंड भी, सर्दी का सितम भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी 30 को बिहार के पूर्णिया में रैली करेंगे, जिसमें नीतीश कुमार को शामिल होने की भी चर्चा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार मीडिया कमेटी के चेयरमैन प्रेमचंद्र मिश्रा ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा में 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। किशनगंज के रास्ते यात्रा का प्रवेश होगा और 30 जनवरी को पूर्णिया पहुंचने पर रैली होगी। राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे और पूर्णिया में आयोजित रैली में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सम्मिलित होंगे। साथ ही वहां पर माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी रैली में भाग लेंगे। अभी इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की क्या हाल है, सीटों को लेकर फिलहाल चर्चा जारी है। तो हम आपको बता दें सीमांचल को लेकर के सीमांचल से गरमाएगी लोकसभा की राजनीति, यानी कि 4 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी बेतिया लोकसभा क्षेत्र के सुगौली में करेंगे रैली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं कटिहार, तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पूर्णिया में रैली। इधर आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश में लोकसभा चुनाव की राजनीतिक जोर पकड़ने लगेगी। बिहार में इसकी शुरुआत सीमांचल से होगी। राजद एवं INDIA के बड़े नेता अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश यहीं से करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कटिहार में 30 जनवरी को चुनावी अभियान शुरू करेंगे। वे भाजपा की ओर से 4 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं यानी पूर्णिया क्लस्टर में आने वाले संसदीय क्षेत्र की रैली को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया लोकसभा क्षेत्र के सुगौली में 4 फरवरी को रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 30 या 31 जनवरी को पूर्णिया या कटिहार में रैली करेंगे। इसके बाद वे बंगाल की सीमा में प्रवेश करेंगे। तो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की राजनीति की शुरुआत बिहार में होने लगी है। इधर कितने बालू घाट विखंडित कर हुए नीलाम। 15 जनवरी तक घाटों का किया जाता था नीलाम। 267 बालू घाटों की इस वर्ष होनी थी नीलामी। बता दें कि बिहार में बालू घाटों की नीलामी में हो रही सुस्ती को देखते हुए सरकार लगातार समस्या के निदान में जुटी है। इसी कड़ी में अब खान एवं भूतत्व विभाग ने जिलों में खनिज विकास पदाधिकारियों से पूछा है कि वे बताएं कि अब तक कितने बड़े बालू घाटों को विखंडित कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर नीलाम किया गया है। तो एक बार फिर से सरकार के बालू घाटों पर ध्यान आ गई है। इधर बिहार को विकसित बनाने के लिए करें काम, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है। 2 दिन पूर्व बड़ी संख्या में जदयू में शामिल हुए वैश्य समाज के लोगों ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास जाकर जदयू व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रकोष्ठ को संयोजक ललन शरीफ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए काम करें, विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखें। वहीं मुख्यमंत्री से मिलने गए वैश्य समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री से अपनी आस्था प्रकट की। व्यवसायी समाज के उत्थान और सम्मान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आभार भी जताया। तो इस प्रकार से वैश्य समाज की प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री से मिला गया। चुनाव के पहले जनता दरबार की उम्मीद कम। फरवरी में विधानमंडल का बजट सत्र है। विधानमंडल सत्र के दौरान जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन नहीं होता है। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल के करीब वाले कार्यक्रमों में से एक जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम अब लोकसभा चुनाव के पहले संभव नहीं दिखता है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री लोगों से सीधे उनकी समस्या सुन रहे हैं और उसका निदान भी कर रहे हैं। इस बहाने उन्हें फीडबैक मिलता है कि नीचे के स्तर पर कामकाज की स्थिति क्या है, लेकिन अब इस पर थोड़ा सा विराम लगेगा और लोकसभा चुनाव के बाद ही अब मुख्यमंत्री जनता दरबार लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। इधर 5 जिलों में सरकार बनाएगी वन स्टॉप सेंटर, यानी कि प्रदेश सरकार यानी बिहार सरकार हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस और विधि सहायता से लेकर मेडिकल सुविधा देने के लिए पटना समेत 5 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर का निर्माण कराएगी। महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक वंदना प्रेयसी ने इस संबंध में भवन निर्माण विभाग के सचिव को एक पत्र भेजा है, जिसमें पटना में 2, दरभंगा, गया, गोपालगंज और नालंदा जिले में एक वन स्टॉप सेंटर के लिए भवन निर्माण विभाग को आग्रह किया गया है। तो अभी इस तरह से महिलाओं और बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए बिल्कुल एक काम किया जा रहा है जो बेहतर है। इधर बता दें, तैयारी है सरकार पुराने वाहनों को ईवी में बदलने की बना रही है खास योजना के तहत सब्सिडी भी हासिल होगी। इससे बढ़ जाएगा वाहनों का जीवन काल। बता दें कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अब सड़कों पर चलाना प्रतिबंधित हो गया है। ऐसे में कुछ लोग अपनी कारों को स्क्रैप करने के बजाय उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करवा रहे हैं। कार मालिकों के इस रुख को देखते हुए सरकार पुराने वाहनों को खत्म करने के बजाय इन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने पर विचार कर रही है। इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकती है, दी जाएगी, मिलेगी और इसकी प्रक्रिया भी काफ़ी तेज होगी, दी जा सकती है इसमें। और बिहार में 82% जमाबंदी अभी आधार से नहीं जुड़ी है, धीमी गति है। इस वर्ष जून तक इस काम को पूरा करने के लिए अफसरों को विभाग की ओर से खास दिशा निर्देश जारी किया गया है। 4 करोड़ 8 लाख जमाबंदी राज्य में कुल हैं और 74 लाख 75 ही जुड़ पाई है आधार से। सबसे अधिक बांका में 92% इससे जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार में जमीन की जमाबंदी को इसके संबंधित मालिकों के आधार कार्ड से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है। पिछले वर्ष सितंबर से शुरू हुई इस कार्य की प्रगति अब भी बहुत धीमी है। अब तक महज 18% जमाबंदी इससे संबंधित मालिकों के आधार कार्ड से जोड़ी गई है, यानी 82% जमाबंदी अब तक आधार से नहीं जोड़ी जा सकी है। तो यह एक बड़ा कार्य होगा कि कोई धोखाधड़ी जमीन के साथ नहीं होगा। नहीं तो ऐसा होता था, एक ही जमीन को 4 बार बेची जाती रही है। इधर तेजस्वी ने बयान वापस ले लिया तो केस क्यों जारी रहे। शीर्ष कोर्ट ने मानहानि केस में शिकायतकर्ता से पूछा, तेजस्वी यादव की कथित टिप्पणी से जुड़ा है मामला। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने हलफनामा दाखिल कर अपना बयान वापस ले लिया है। ऐसे में मुकदमा जारी रखने का क्या औचित्य रह जाता है। अब आप शिकायतकर्ता यानी कि सोच कर बताएं कि मुकदमा क्यों जारी रखना चाहिए। इधर हर वर्ष 5 करोड़ पर्यटकों के आगमन की संभावना है। अयोध्या देश का सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र अब होगा। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से शहर में प्रति वर्ष कम से कम 5 करोड़ पर्यटकों के आने की संभावना जाहिर की गई है। यह संख्या स्वर्ण मंदिर और तिरुपति मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं से कहीं अधिक आंकी जा रही है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपनी एक रिपोर्ट के अनुसार जताया है कि हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च करने से उत्तर प्रदेश का एक शहर एक बड़े पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक नए हवाई अड्डे, विस्तारित रेलवे स्टेशन, आवासीय योजनाओं और बेहतर सड़क संपर्क के साथ नए होटलों और अन्य आर्थिक गतिविधियों के चलते यहाँ प्रति वर्ष 5 करोड़ से अधिक पर्यटक आ सकते हैं। तो इस तरह से अयोध्या हो गया। इधर मुख्य बिहार में 12.09 लाख मतदाता बढ़े। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची का किया प्रकाशन। आपको बताते चलें कि बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन बीते दिन कर दिया गया। पिछले वर्ष की तुलना में
बिहार में 12,09,347 मतदाता बढ़े हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में कुल मतदाता बढ़कर अब 7,64,33,329 हो गए हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,78,766 और महिला मतदाताओं की संख्या 6,30,597 की वृद्धि हुई है और नाम भी हटाए गए हैं। इधर निर्णय शिक्षक नियुक्ति का पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। 1462 अभ्यर्थी एक से अधिक परीक्षा में सफल। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर यह खबर है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा अब पूरक में रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिखा है। इधर कचहरी सचिव का मानदेय 50% से अधिक बढ़ेगा। कचहरी सचिव को 10,000 व न्याय मित्र को 11,000 तक मिलेगा। पंचायती राज विभाग का प्रस्ताव पर जल्द मिलेगी स्वीकृति। इधर हम आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का कहना है कि पंचायती राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों का भत्ता आदि पहले ही बढ़ा दिया गया है। अब ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र सहित छूटे हुए लोगों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी है। ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के मानदेय में 50% बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। तो एक बार फिर से ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय बढ़ने जा रहा है, तो यह बड़ी उनके लिए खुशखबरी है। इधर नजीर बनेगा शिक्षा विभाग, यह कहना है बिहार के नए शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता का। शिक्षा मंत्री ने पदभार संभाला और पदाधिकारियों के साथ खास बैठक भी की। शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा है कि छात्र छात्राओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। इसको लेकर पिछले कुछ माह में शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी बदलाव हुए हैं। आने वाले दिनों में इसे और बेहतर किया जाएगा ताकि बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। शिक्षा विभाग अपने बेहतर कार्यों से देश के सामने नजीर पेश करेगा। शिक्षा मंत्री बीते दिन पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक समेत तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। इधर महिला पुलिसकर्मियों को ऐच्छिक तबादले का लाभ, नई तबादला नीति में इस पर हो रहा है खास विचार। ड्यूटी पर परिवार के बीच संतुलन बना सकेंगी पुलिसकर्मी। और इधर बिहार में महिला पुलिसकर्मियों को उनके ऐच्छिक जिले में पोस्टिंग यानी तैनाती का लाभ मिलेगा। राज्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या करीब 1/4 होने की वजह से पुलिस मुख्यालय द्वारा बनाई जा रही नई तबादला नीति में इस पर विचार हो रहा है। इससे महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने में खास मदद मिलेगी। वहीं नई ऐप से नए शिक्षकों की निगरानी, मिली ट्रेनिंग के अनुसार पढ़ा रहे हैं या नहीं। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मॉनिटरिंग की तैयारी है। ऐप में सुरक्षित मैसेजिंग, प्रगति ट्रैकर की सुविधा होगी। यानी कि बीपीएससी द्वारा नए चयनित शिक्षकों की स्कूल में पदस्थापित किए जाने के बाद अब ऐप के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। शिक्षकों की दी गई ट्रेनिंग के आधार पर ही क्लास में पढ़ा रहे हैं या नहीं, इस ऐप के आधार पर वो कैसा पढ़ा रहे हैं इसका सर्वे भी किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर अब ऐप से नज़र रखी जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसका शिक्षक पालन करेंगे। तो इस तरह से शिक्षा विभाग में प्रतिदिन कुछ न कुछ नई पहल की जा रही है, नई शोध किया जा रहा है। इधर श्री राम मंदिर से जुड़े 500 सालों का इतिहास अब पढ़ेंगे विद्यार्थी। वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट कोर्स 12 साल से ज़्यादा उम्र वालों की दाखिला। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर जहां एक और देश भर में उल्लास का माहौल है, खुशी का माहौल है, वहीं गुजरात के सूरत स्थित वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय ने मौजूदा और भावी पीढ़ी को श्री राम मंदिर से जुड़े 500 सालों के इतिहास को भी पढ़ाने की तैयारी की है। तो यह एक बहुत बड़ी तैयारी है इस विश्वविद्यालय के द्वारा। इधर बिहार में लगातार सर्दी का सितम जारी है। ठंड की छुट्टी पर डीएम एसएससी आमने सामने हैं। कड़ाके की ठंड को लेकर शिक्षा विभाग और डीएम आमने सामने आ गए हैं। पत्राचार अधिकारों की व्याख्या तक पहुंच गया है। एक और डीएम ने कहा है कि सीआरपीसी के तहत निर्गत उनके आदेश को माध्यमिक शिक्षा निदेशक या अपर मुख्य सचिव तक नहीं बदल सकते। शिक्षा विभाग को उनके आदेश के विरुद्ध पत्र निकालने के पहले विधि विभाग से मंतव्य लेना चाहिए था। बहरहाल इस संबंध में डीएम और के पाठक के बीच
मामला कुछ गड़बड़ सा हो गया है। दोनों आमने सामने हो गए हैं और एक बार फिर से डीएम साहब ने छुट्टी को विस्तारित कर 25 जनवरी तक छुट्टी को बढ़ा दी है। इधर शिक्षा विभाग की तस्वीर बदल गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है, आलोक कुमार मेहता ने संभाली शिक्षा मंत्री की कुर्सी। इधर स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मिलेगा 50-50 हजार रुपये। 150 करोड़ शिक्षा विभाग को योजना मद में मिला है। पूर्व में किए गए आवेदन के लाभुकों के खाते में जाएगी यह राशि। अब तक 1,61,00,000 को मिली है यह प्रोत्साहन राशि। तो यह छात्रों के लिए बड़ी खबर है। इधर शिक्षकों को देने होंगे 3 विकल्प। सक्षमता परीक्षा का नोटिस जारी कर दिया गया है। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। विस्तृत विज्ञापन 26 जनवरी को जारी किया जाएगा। स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को इस परीक्षा में शामिल होना है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार में लगातार ठंड गिर रही है और फिलहाल 26, 27, 28 तक इसी तरह से सर्दी का सितम जारी रहने की संभावना बताई जाती है। तो बिल्कुल आज की खबरों में इतना ही। आप किस जिला से हमारे वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।